डियर एस्पिरेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा यूपीएससी में। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया हैं और आप सभी की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लक्ष्मीकांत का थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफी कुछ फैक्चुअल चीजें भी हैं, है ना। हालांकि जो भी इसमें है आगे आपको इलेबोरेट किया जाएगा, आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। पर आज हम यहाँ पे जानेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर देखोगे तो मेंस के लिए भी आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं। और उम्मीद करता हूँ जो मैंने पिछले 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं उन दोनों की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप उन्हें जरूर देखेंगे। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें सम्मिलित हैं, वो सब अपने आप में यूनिक हैं। ठीक है, सिंपल सा है यहाँ पे। दो बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हमने जितने भी देश में, आप ये कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए हैं, दुनिया के जितने भी दोस्त देश हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया हुआ है, उन सभी कॉन्स्टिट्यूशन में से हमने कुछ न कुछ जरूर लिया हुआ है। सिंपल समझ लो कि अगर हम खाना बनाए, सब्जी बना रहे हो, तो किसी में कुछ मसाला डाल लो, किसी में कुछ मसाला, कई तरह की चीजें जब डालते हो तब ना सब्जी बनती है ना। उसी तरीके से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दुनिया के जो बहुत सारे देश हैं, उन सभी देश के संविधान में से हमने कुछ न कुछ जरूर लिया हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सेवरेट सैलिएंट फीचर्स सॉरी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सेवरल सैलिएंट फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अदर कंट्रीज। हालांकि क्या कह रहा है कि हमने कई देशों से बहुत सारी चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित की है, उसके बावजूद भी अपने आप में इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं जो इसे डिस्टिंग्विश करती हैं। इसे क्या करती हैं? डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है? जो इसे खास बनाती है। ठीक है ना, इसको अलग महत्व देती हैं फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशंस, या फिर आप ये कह सकते हो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अदर कंट्रीज। यानी कि सिंपल सा मतलब है कि हमने बहुत सारे देशों से बहुत कुछ लिया हुआ है, अपने संविधान में सम्मिलित किया है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत का संविधान अपने आप में यूनिक है, अपने आप में अलग है। ठीक है। अब देखो इसमें है क्या। इट शुड बी नोटेड एट द आउटसेट दैट अ नंबर ऑफ ओरिजिनल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसमें अक्सर यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान को कब अपनाया गया, और जब 26 नवंबर 1949 को इसमें सिग्नेचर किए गए थे, तब यहाँ पे कौन कौन से प्रोविजंस लागू किए गए, कौन कौन से प्रोविजन बाद में लागू किए गए, और ओरिजिनली संविधान में क्या क्या था, ये चीजें बहुत ध्यान रखनी। तो यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ पे नोट करना है आपको एट द आउटसेट दैट अ नंबर ऑफ ओरिजिनल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान के ओरिजिनल फीचर्स क्या क्या थे जब हमने इसको अडॉप्ट किया हुआ था 1949 में, 26 नवंबर 1949 को। हैव अंडरगोन अ सब्सटेंशियल चेंजेस, तब से लेकर अभी तक बहुत सारे परिवर्तन हुए। अ लॉट ऑफ चेंजेस हैज बीन मेड। ठीक है ना, बहुत सारे बदलाव अभी तक किए गए हैं। ऑन अकाउंट ऑफ सेवरल अमेंडमेंट। अब ये बदलाव किसके माध्यम से होते हैं? अमेंडमेंट के माध्यम से। ये सारी चीजें आप आगे पढ़ोगे, जैसे कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया, इसी तरीके से 42nd हो गया जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसी तरीके से 44th हो गया। ठीक है। फिर 73rd और 74th जिसमें पंचायती राज आया हुआ था, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आया हुआ था। फिर 97th हो गया, 101 हो गया जिससे जीएसटी वीएसटी हमने लागू किया था। ये सारे बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए। तो ये कह रहा है कि ओरिजिनली जो था संविधान उससे अब बहुत कुछ परिवर्तन किया जा चुका है। यानी कि वास्तविक में जो हमने अपनाया हुआ था तब से लेकर अभी तक में चीजें बहुत सारी बदल चुकी हैं। ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे ये बोल रहा है। इनफैक्ट द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आपको क्या ध्यान देना है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे पूछा जा सकता है, आपके यूजीसी नेट में भी आ सकता है और बाकी एग्जाम में भी आ सकता है। ड्यू टू द इम्पॉर्टेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस मेड बाय इट इन वेरियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है
इसके पीछे का रीजन क्या है? लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस हैज बीन मेड। बहुत सारे इसमें बदलाव लाए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। ठीक है। हाउएवर, इन द केशवानंद भारती केस 1973, इसको बहुत ध्यान रखना, बहुत फेमस केस है। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल इट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो होता क्या है कि केशवानंद भारती केस जो था, उसमें एक थ्योरी दी गई, या फिर आप ये कह सकते हैं एक नया कॉन्सेप्ट दिया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जा चुकी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है आर्टिकल 368 में कि वो संविधान में बदलाव कर सकती है, तो वो संविधान में बदलाव कर सकती है, लेकिन बेस बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकती। ये बात आपको ध्यान रखनी। बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? केशवानंद भारती केस क्या था? सारी सारी चीजें आगे डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, पर आपको ध्यान ये रखना है कि केशवानंद भारती केस के माध्यम सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के माध्यम से जो पावर है कि वो उसमें बदलाव कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, तो वो पावर है उनके पास। लेकिन पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को परिवर्तित नहीं कर सकती है। अब बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हमने ऐड कर ली है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो थ्योरेटिकल पार्ट इतना हो गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि सैलिएंट फीचर है क्या क्या। दोस्तों एक चीज ध्यान रखो, शायद 16 या 17 सैलिएंट फीचर दिए हुए हैं लक्ष्मीकांत। आपको सारे के सारे सैलिएंट फीचर बताऊंगा, क्योंकि आपको पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लेक्चर बहुत लेंदी ना हो, आपको बोरियत महसूस ना हो। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इधर लाता हूँ। एक सेकंड वेट करना। हाँ, आपको ध्यान ये रखना दोस्तों कि लेक्चर बहुत मतलब कि बोरियत ना लगे आपको। इसके लिए मैं बता रहा हूं कि मैं इसे 3 या 4 पार्ट में कंप्लीट कराऊं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना थोड़ा सा कि मैं 3 या 4 साइलेंट फीचर पढ़ाया करूंगा, जिससे कि आपको भी इसमें बोरियत महसूस ना हो। आपको ये ध्यान रखना है। मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करता हूं दोस्तों, एक सेकंड वेट करिएगा। साइड में ज्यादा चला गया था तो पीपीटी में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। एक सेकंड बस, चलो ये सेकंड हो गया। और ओके, परफेक्ट। चलिए, सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या कहा गया। सबसे पहला फीचर क्या था? लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि सबसे बड़ा लिखित संविधान। मतलब समझ सकते हो, दुनिया का लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके के होते हैं। ठीक है। एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आप कह सकते हो अनरिटन, सॉरी मतलब ये कहना चाहूंगा, सॉरी सॉरी माफ करो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित और अलिखित कह सकते हो। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जाम्पल किसका आता है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि लिखित है, कोडिफाइड किया गया, अच्छे से उसको लिखा गया, उसमें आर्टिकल मेंशन है। और एक अनरिटन होता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश का है। मेग्ना कार्टा 1400 सेंचुरी के टाइम से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखता ही जा रहा, बनता ही जा रहा है। मतलब उसमें प्रोविजन जोड़ते जा रहे हैं, पर उसे लिखा नहीं गया है ना। जब मन किया 1400 से लेकर के सोचो अभी तक। तो दो तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया गया। एक है रिटन, रिटन में एग्जांपल आता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। और अनरिटन जो कि लिखित नहीं है, उसमें एग्जांपल आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कहता क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैं, उन सब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है। तो जितने भी दुनिया के लिखित संविधान है, उनमें सबसे बड़ा संविधान जो है भारत का है। अब उसके बाद देखो,
इट इज अ वेरी कंप्रहेंसिव, इलोबरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। बहुत ही कंप्रहेंसिव है, बहुत ही इलोबरेट किया गया है, विस्तार में इसको लिखा गया है और डिटेल्ड है। सारी की सारी चीजें फुली डिटेल्ड में लिखी गई, इसीलिए तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब देखो मैंने क्या कहा, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था, वो बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे देखो ओरिजिनली क्या कहता है, 1949 में, यानी कि 26 नवंबर 1949 की बात कर रहा है। इसमें एक प्रियम्बल था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो क्या क्या ऐड था। एक प्रियम्बल इसमें था, 395 आर्टिकल थे, ओरिजिनली बता रहा हूं। 22 पार्ट में इन्हें बांटा गया था और 8 शेड्यूल थी। यानी कि इसका मतलब देखो, एक प्रियम्बल, ठीक है, फिर 395 आर्टिकल हो गए, ठीक है, 22 पार्ट्स हो गए और 8 शेड्यूल थी। ये मैं ओरिजिनली बता रहा हूँ, 26 नवंबर 1949 की बात हो रही है। लेकिन प्रेजेंटली 2020 मतलब 2019 तक की बात करें, 2019 तक का डेटा यहाँ पे दिया है। अब इसमें एक प्रियम्बल तो है, ठीक है, लेकिन 470 से भी ज्यादा आर्टिकल इसमें ऐड हो चुके हैं, ठीक है। 25 पार्ट में इन्हें बांटा गया है, ध्यान क्या रखना, 25 पार्ट में बांटा गया है, और अब 12 इसके ड्यूल है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ओरिजिनली एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 इसके ड्यूल। लेकिन अब क्या है, प्रियम्बल तो है ही, लेकिन 470 आर्टिकल हो गए हैं, 25 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, और कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल। तो अब आप समझ रहे हो, मतलब लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और पिछले लेक्चर में मैंने क्या कहा था, कि बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया हुआ था कि बहुत ज्यादा टाइम लगा, 3 साल ले लिया। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में 3 से 4 महीने लगे थे। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 18 तो आर्टिकल ही है, तो कितने महीने, 4 महीने तो बहुत ज्यादा हो गए। हमारे यहाँ 395 आर्टिकल, 3 साल कम ही है जहां तक मेरा मानना है तो। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। अब मतलब कि लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, इतना सारी चीजें क्यों है, देखो होता क्या है, अगर देखोगे जियोग्राफिकली भारत काफी बड़ा है, एरिया वाइज भी देख सकते हो, हिस्टोरिकली भी बहुत ही बढ़िया। हमने देखा कि 1935 जो है ना, 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उससे बहुत सारी चीजें ली गई हैं। तो इसी वजह से क्या है ना, कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को काफी ज्यादा बड़ा कर दिया गया है, क्योंकि सारे के सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले, कोई भी वर्ग पीछे न रह जा पाए, ऐसा कुछ ना हो कि किसी को ये लगे कि इसमें ये चीजें इंक्लूड नहीं हो, उसमें वो चीजें इंक्लूड है, इसलिए सारी सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई। ठीक है ना, पहला ये हो, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। बहुत सारे जो सोर्स हैं, आप ये कह सकते हो दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिन्होंने संविधान को अपनाया हुआ है, उन सभी संविधान में से हमने कुछ ना कुछ चीजें उठाई हुई हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे यहाँ पे देखो क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये तो बेसिक हो गया कि अलग अलग देशों के जो संविधान है, वहां से हमने बहुत सारी चीजें उठाई हुई हैं, और बहुत सारी चीजें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डायरेक्टली उठा ली और संविधान में सम्मिलित की हुई। तो ये तो हो गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्राउडली ये कहा हुआ था, रिनेसेंकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया के, उन सब का निचोड़ है ये। ठीक है ना, मतलब अब देखो ऐसा होता, अगर हमने ब्रिटिश और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें थी उसको इंक्लूड किया होता, तो बहुत सारी चीजें हम लोग क्या कर चुके होते, मिस कर चुके होते। अब जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि मैंने कहा ना कि ब्रिटिश और अगर हमने अमेरिका बस से लिया होता, तो जैसे मान लो मैं कहता हूँ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये मिस हो जाता। इसी तरीके से अगर देखोगे, तो ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंकरेंट लिस्ट लिया हुआ है, जिसमें आप देखोगे एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है ना। तो अगर आप दुनिया के सारे संविधान का अध्ययन नहीं करते, आप एक आध दो चीजें देखते, तो बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीजें मिस हो जाती। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, रिनेसेंकिंग है ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिन्हें हम जानते हैं, उन सबका निचोड़ है ये। ठीक है दोस्तों, अब चलिए यहाँ पे देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू अ लार्ज एक्सटेंट डिराइव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से है।
स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैच द कॉलम में भी क्वेश्चन आ सकता है, और यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस का आप एग्जाम दे रहे हो, यूजीसी नेट दे रहे हो, सेट दे रहे हो, कोई भी है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे बिलोंग करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि मैंने कहा ना बहुत सारे संविधान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हमने बहुत सारी चीजें उठाई हुई हैं। तो जो स्ट्रक्चर है, ढांचा कैसा होगा हमारे संविधान का, वो हमने लिया हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब सेकंड देखो क्या फिलोसॉफिकल पार्ट है। फिलोसॉफिकल पार्ट जो है वो किस में आता है, फिलोसफी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस में है, फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसे हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। डीपीएसपी मैंने अभी आपको बताया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो पहला पार्ट स्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे डिपेंड करता है। फिलोसॉफिकल पार्ट जो है, फिलोसॉफिकल पार्ट जो है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पे। अब आपको पता फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया है, और डीपीएसपी जो है हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। थर्ड पार्ट देखो क्या है, थर्ड पार्ट है पॉलिटिकल पार्ट है दोस्तों, पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि राजनीतिक हिस्सा क्या होगा। जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ कैबिनेट हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर हो गया, ठीक है ना, हैव बीन लार्जली ड्रॉन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई, ठीक है। तो तीन पार्ट हो गए, स्ट्रक्चर पार्ट जो है वो 1935 पे है, फिलोसॉफिकल पार्ट है हमारा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के ऊपर डिपेंड है, और जो पॉलिटिकल पार्ट है वो कैबिनेट गवर्नमेंट की बात करता है, और रिलेशनशिप क्या है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में। तो ये दोस्तों हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, तो ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है। मैच द कॉलम में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि बहुत वो तो नहीं है पर हाँ आ सकता है। थर्ड देखो क्या है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी मतलब होता है कठोर, और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, नरम, सॉफ्ट कह सकते हो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है दोस्तों उसको हम लोग रिजिड यानी कठोर, और फ्लेक्सिबल यानी आसान कह सकते हो, इस पे भी हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे रिटन और अनरिटन होता है उस तरीके से रिजिड और फ्लेक्सिबल होता है। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें आप बहुत आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते हो। मतलब कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया, सिंपल मेजोरिटी थी उससे पास कर दिया और संविधान में बदलाव कर दिया, ऐसा नहीं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट रिक्वायर स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट। मतलब आपको स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करनी पड़े। सपोज करो स्पेशल मेजोरिटी, टू थर्ड मेंबर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस एंड वोटिंग, है ना। इस तरीके से देखो कि टू थर्ड मेंबर प्रेजेंट हो, मोर देन 50% ऑफ स्टेट जो होते हैं उनकी भी हमें सहमति चाहिए होती है, हमारे यहाँ ऐसा ही है, ठीक है। तो जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है यानी कठोर है, कठिन, जिसमें बदलाव करना आसान नहीं है, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ठीक है ना, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया। अब जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है ऑन द अदर हैंड इज वन दैट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉज आर मेड, एज फॉर द एग्जांपल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, जिसमें आप बहुत आसानी से परिवर्तन कर सकते हो। कोई भी ऑर्डिनरी लॉ ला दो, ठीक है ना, कोई भी सामान्य सा नियम कानून लाओ, उससे आप अपने संविधान में परिवर्तन कर सकते हो। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल क्या है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये हो गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना तो रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है, यानी कि ना बहुत कठोर है और ना ही बहुत ज्यादा सरल है जिससे आप उसे परिवर्तन कर सकते हो। अब जैसे देखो हम परिवर्तन करते हैं आर्टिकल 368 के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है आर्टिकल 368 के माध्यम से। अब उसमें प्रोविजन क्या है कि आप स्पेशल मेजोरिटी के माध्यम से चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेशल मेजोरिटी के माध्यम से आप चेंजेस कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है कि टू थर्ड जो मेंबर होते हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग करने चाहिए। एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी जब आपको प्रेजेंट आप ये कह सकते हो कि आपको परिवर्तन करना है, ठीक है ना, तो मोर देन 50% जो स्टेट होते हैं ना उनके द्वारा भी रेटिफाई करना जरूरी होता है। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनमें स्टेट की सहमति बहुत जरूरी होती है, ठीक है ना। और देखो होता क्या कुछ, मतलब कि आप ये कह सकते हो पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस होते हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं सिंपल मेजोरिटी,
सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से जो परिवर्तन करोगे वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको तीन सैलिएंट फीचर बताए हुए हैं। लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा। आगे जो 12 से 13 बचे हुए हैं सैलिएंट फीचर, उन्हें मैं छः छः या सात सात के उसमें आप ये कह सकते हो कि मैं डिवाइड करके तीन पार्ट में इसको खत्म करूँ। ठीक है, तो दो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो दो चैप्टर मैंने करा दिए उसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको चीज़ समझ में आई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करो। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।